नमस्कार दोस्तों, रणथंभौर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे अपन स्टेनो के बारे में और उसके बाद में अपन कल से ऑनलाइन यूट्यूब पर स्टेनो की फर्स्ट क्लास होगी आपके सामने। दोस्तों, सबसे पहले अपन स्टेनो करने से पहले अपन को ये जानकारी होना जरूरी है कि स्टेनो क्या होती है और ये किस काम आती है और स्टेनो के माध्यम से आप गवर्नमेंट जॉब कितनी जल्दी और कितनी आसानी से पा सकते हैं। और कुछ विद्यार्थी असफल रहते हैं तो वो क्यों रहते हैं, तो इसके बारे में अपन पहले जानकारी लेते हैं। उसके बाद में कल से मॉर्निंग से आपको क्लास मिलना चालू हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि स्टेनो क्या होती है और स्टेनो का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि स्टेनो का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, महाभारत लिखते समय वेद व्यास जी को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो लिखते लिखते बहुत बड़ी है महाभारत, तो लिखते समय उनको प्रॉब्लम हुई तो उनका निदान गणेश जी नाम के एक वैज्ञानिक आए और वेद व्यास जी से कहे कि मैं इसको इजी वे में लिख सकता हूं, जो भी क्रमबद्ध, और उसको अपन बाद में ट्रांसलेट करके दे दूंगा। दोस्तों, वेद व्यास जी द्वारा लिखित महाभारत को गणेश जी ने एक आड़े टेढ़े आंकड़ों के माध्यम से स्पीड से लिखना प्रारंभ किया। अब दोस्तों, साइंटिस्ट गणेश जी ने अपनी लिपि के अकॉर्डिंग आड़े टेढ़े अक्षरों में लिखना प्रारंभ किया, तो धीरे धीरे ये लिपि अपने आम लोगों तक आने लगी। तो दोस्तों, धीरे धीरे एक से एक साइंटिस्ट आने लगे और बहुत सारे लोगों ने धीरे धीरे अलग अलग प्रणालियां अपना ली। तो दोस्तों, इस टाइप से स्टेनो का निर्माण होता चला गया और धीरे दोस्तों गवर्नमेंट ऑफिस में भी जरूरत पड़ने लगी, तो गवर्नमेंट ऑफिस में भी आने लगी। अब दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी जरूरत पड़ने लगी। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को स्टेनो के बारे में पता नहीं है। स्टेनो कुछ नहीं है, एक ऐसी लिपि है जिसके माध्यम से आप अपनी लैंग्वेज में लिखकर आपको ट्रांसलेशन कर देना होता है। ये आपकी एक स्टेनो है। स्टेनो एक कला भी है और एक पर्सनल कोडिंग भी है। दोस्तों, कला और कोडिंग दोनों ही है। दोस्तों, अगर आपको अपने द्वारा लिखे गए शब्दों को किसी दूसरे को नहीं दिखाना चाहते हो या कोई दूसरा नहीं पढ़ पाए, तो उसको अपने अकॉर्डिंग कोडिंग में लिख लो, दूसरा व्यक्ति नहीं पढ़ पाएगा। तो स्टेनो एक कला भी है और एक कोडिंग भी है। अब दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि इसकी पोस्टें कई डिपार्टमेंट में तो बहुत कम आती है और कई डिपार्टमेंट में बहुत सारी आती है। दोस्तों, फिर भी बैकलॉग जाती है, वैकेंसी कंप्लीट भर ही नहीं पाती। दोस्तों, स्टेनो की एग्जाम में क्या होता है कि आपको किसी एग्जामिनर द्वारा या तो बोलकर डिक्टेशन लिखवाएंगे या फिर आपको एक ऑडियो चलाकर डिक्टेशन लिखवाएंगे। उसके बाद में आपको ट्रांसलेशन करना होता है, जो कि आज के युग में देखते हुए कंप्यूटर पर आपको ट्रांसलेशन करना होता है, जो कि एक अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन करके देना होता है। तो स्टेनोग्राफर का काम क्या होता है कि किसी के द्वारा लिखाए गए भाषण या कोई भी मैटर हो, उसको कोडिंग के माध्यम से अपने अकॉर्डिंग लिखकर और उसको ट्रांसलेशन कर देना होता है। तो एग्जाम में भी आपको ट्रांसलेशन कर देना होता है। दोस्तों, जो अपनी ऑनलाइन स्टेनो की क्लास होगी वो आरपीएससी, आरएसएन, एसएसबी, हाई कोर्ट, सीआरपीएफ,
विधानसभा, लोकसभा सभी डिपार्टमेंट के लिए तैयारी कराई जाएगी। दोस्तों ये बैच ऐसा बैच है जिसके माध्यम से हर बच्चा पढ़कर सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको सफलता के गुर भी सिखाए जाएंगे, जो कि अपन इसी वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों आपको समझ में आएगी होगी कि स्टेनो क्या है, कि स्टेनो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके माध्यम से आप 100 तक, 200 तक, 300 तक की स्पीड आप लिख सकते हो। दोस्तों एक टाइपराइटर या कंप्यूटर ऑपरेटर हाईएस्ट 50-60 से ज्यादा की स्पीड नहीं लिख सकता। तो दोस्तों स्टेनोग्राफर 70, 80, 90, 100, 150, 200 तक की स्पीड तो आराम से लिख लेता है, और मैक्सिमम 300 तक की स्पीड लिख सकता है हाईएस्ट। इससे ज्यादा की स्पीड नहीं लिख पाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं अपन कि स्टेनो की कोचिंग कहां ज्वाइन करें, किस टाइप की कोचिंग होनी चाहिए और किस टाइप से सफलता प्राप्त हो। सबसे पहले आपको यह चुनना है कि स्टेनो हिंदी में करना है या इंग्लिश में करना है। तो आपकी हिंदी लैंग्वेज अच्छी है तो हिंदी में करना चाहिए, और इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको स्टेनो सीखना चाहिए। दोस्तों इसमें गवर्नमेंट जॉब बहुत ही आसानी से बच्चा प्राप्त कर सकता है। न तो आपको मैथ पढ़ना, न साइंस पढ़नी, न ही कोई इंग्लिश पढ़नी, कोई झंझट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ स्टेनो पढ़कर भी आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हो। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी रणथंभौर क्लासेस में ज्वाइन कर हिंदी स्टेनो सीखकर भी जॉब लग सकता है। दोस्तों अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि कुछ जगह एग्जाम्स होते हैं, प्री होता है, उसके बाद में स्टेनो का स्किल टेस्ट होता है। तो दोस्तों थोड़े बहुत पढ़कर भी आपका इजी वे में सिलेक्शन हो जाएगा प्री में। मेन टारगेट होता है स्टेनो के एग्जाम में स्टेनो का स्किल टेस्ट, तो उस पर ज्यादा फोकस करना होता है। और कुछ एग्जाम्स तो ऐसे होते हैं दोस्तों जिसमें कोई प्री नहीं होता, उसमें डायरेक्ट स्टेनो, टाइपिंग और एफिशिएंसी का टेस्ट होता है। तो दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग टाइप से भर्ती होती है। आगे चलते हैं कि आपने हिंदी की स्टेनो चुन ली। अब हिंदी की स्टेनो चुन ली तो प्रणाली कौन सी चुनूंगे? प्रणालियां बहुत सारी है, सिंह प्रणाली है, मानक प्रणाली है, विशिष्ट प्रणाली है, जैन प्रणाली है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से सबसे आसान प्रणाली है जैन प्रणाली, क्योंकि देखो दोस्तों मैं कुछ वर्ड्स में आपको बता देता हूं। जब अपन कैथेड्रा बनाते हैं तो देखो इसमें आता है लाइट, फिर ये डार्क, फिर ये लाइट, फिर ये डार्क। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो 10-10, 15-15 दिन तक तो ढंग से पेंसिल ही नहीं चला पाते, क्योंकि वो पेंसिल चलाते हैं और उनकी पेंसिल की नोक टूट जाती है। तो कम से कम 10-10 दिन तो उनको उसी में लग जाते हैं, और क्या सीखते सीखते उनको 1 मंथ लग जाता है। तो दोस्तों जैन प्रणाली में ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ क, ख, ग और घ, बहुत इजी प्रणाली है। तो सबसे आसान प्रणाली है, सबसे आसान प्रणाली है कौन सी प्रणाली है? जैन प्रणाली। जैन प्रणाली से स्टेनो सीखना बहुत ही आसान है। कमजोर से कमजोर बच्चा भी जैन प्रणाली के माध्यम से हिंदी स्टेनो सीखकर अपनी गवर्नमेंट जॉब, अपनी सफलता आराम से प्राप्त कर सकता है। अब दोस्तों जैन प्रणाली में भी बहुत सारी कोचिंग्स होती है, तो आपको कहां ज्वाइन करना चाहिए? अब दोस्तों रणथंभौर क्लासेस में आपको मात्र एक क्लास में क्या कहते हैं, सेकंड डे आपको बिना मात्राओं के शब्द, थर्ड डे AI की मात्राएं, और फोर्थ डे मात्राओं से बनने वाले शब्द सिखाए जाएंगे। दोस्तों रणथंभौर क्लासेस का टारगेट है
कि आपको मात्र 8 दिन में बहुत कुछ मिल जाएगा। आप पहले ज्वाइन करें, उसके बाद में विश्वास करें। दूसरा टारगेट है कि मात्र 70 क्लास में आपको 70 प्लस स्पीड की गारंटी देगा। दोस्तों गारंटी तो देगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी होगी, क्योंकि सफल स्टेनोग्राफर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है। बहुत सारे बच्चे इसीलिए असफल हो जाते हैं। अब दोस्तों अपन ने बात कर ली स्टेनो के बारे में, कहां से कोचिंग ज्वाइन करें जहां पे आपको प्रॉपर हर बच्चे पे ध्यान दिया जाए और कम स्टूडेंट्स का बैच हो, मैक्सिमम 20 से कम स्टूडेंट हो एक बैच में, जिससे हर बच्चे की गलती पकड़ी जा सके। जब 100 स्टूडेंट के साथ एक साथ बैठ कर लिख रहे हो तो आपकी गलती आप जल्दी से नहीं पकड़ पाते हो, तो आप कुछ भी लिख रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, क्योंकि आपने कोचिंग कैसे ज्वाइन की, आपके फ्रेंड को देखकर या फिर आपके कोई भी रिलेशन वाला को देख के आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली। तो दोस्तों उससे कोचिंग ज्वाइन करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको या तो अपने आप की जो गलती है उसको देखना सीखो, या फिर ऐसी जगह चुनो जहां पे हर टाइप की गलती आपकी देख सके और आपकी जो गलती है उसे आपको तुरंत बता सके। तो कम स्टूडेंट्स के बैच आपको ज्वाइन करना चाहिए। दोस्तों आगे चलते हैं कि आपको कोचिंग ज्वाइन करने से पहले ये डिसीजन भी लेना चाहिए, जहां पे भी आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो वहां पे आपको टाइपिंग सिखाई जाए और कंप्यूटर पर बैठकर ट्रांसलेशन भी कराया जाए, और कंप्यूटर दक्षता जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और एफिशिएंसी जिसे बोलते हैं अपन, तो कंप्यूटर दक्षता जिसे अपन बोलते हैं एफिशिएंसी भी सिखाई जाए। जहां पे आपको तीनों चीज एक साथ मिले वही कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे इंस्टीट्यूट सब अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं जैन प्रणाली में, लेकिन दोस्तों मैं पढ़ाऊंगा ना वो आपको आउटलाइन भी याद करने की जिम्मेदारी लूंगा और आपकी 70 प्लस स्पीड लाने की भी जिम्मेदारी लूंगा। कैसे लूंगा? जो कि आपको मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस किस टाइप से करनी होगी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन मेरी फर्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। दोस्तों जो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाह रहा है वो वही ज्वाइन करे जिसको मेरी टर्म्स एंड कंडीशन पसंद आए, अन्यथा वो ज्वाइन नहीं करे, क्योंकि जो मैं नियम बताऊंगा कल की क्लास में वो आपको फॉलो करने ही होंगे। यदि आप फॉलो नहीं करते तो जो मैं बता रहा हूं गारंटी के साथ में वो चीजें आपके साथ में नहीं होगी, फिर आप इस कोचिंग में जाओ, इस कोचिंग में जाओ, इस कोचिंग में जाओ, घूमते रहो आप मार्केट में, आप सफल स्टेनोग्राफर नहीं बन सकते, क्योंकि कुछ चीजें होती है उसके बगैर आप सफल स्टेनोग्राफर नहीं बन सकते। तो आज की अपनी डेमो क्लास है और कल से आपको कह मिलना, वर्णमाला मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि जैन प्रणाली से स्टेनो ज्वाइन कर ली, जो मैं दावा कर रहा हूं आपको कहीं पे भी मिल सकता है दावा। अब आप सफल स्टेनोग्राफर बनने के लिए आपको क्या करना होगा, और बहुत सारे बच्चों की डिमांड होती है कि मेरी स्पीड नहीं बढ़ पा रही, तो इन दोनों के बारे में अपन बात करते हैं। चलते हैं दोस्तों स्टेनो क्या होती है इसके बारे में अपन ने पढ़ ही लिया। अब दोस्तों अपन चलते हैं कि स्पीड बढ़ाने के नियम। अब स्पीड बढ़ाने के नियम क्या है? दोस्तों हर बच्चे के सामने प्रॉब्लम होती है कि स्पीड कैसे बढ़ाएं, स्पीड नहीं बढ़ती, इस कारण से एग्जाम में सफल नहीं हो पाते। तो दोस्तों सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन मैं कुछ नियम बता रहा हूं उनको आपको फॉलो करने होंगे। दोस्तों देखो सबसे पहले नियम है कि बेसिक शब्द ठोस, मतलब जो सेंटेंस में बार बार यूज होते हैं वो शब्द आपके परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस में जैसे पर के लिए, जा रहा था, गया है, गया था, नहीं, इस टाइप के बहुत सारे शब्द हैं जो सेंटेंस में बार बार यूज होते हैं, तो वो शब्द आपके परफेक्ट होना चाहिए। इसके बाद में डिक्टेशन लिखते समय अपना माइंड शांत हो,
दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप डिटेक्शन लिख रहे हो, आपको फ्रेंड के साथ जाना है, तो आप ढंग से डिटेक्शन नहीं लिख पाओगे। यही एग्जाम में होता है कि जब आप एग्जाम देने जा रहे होते हैं उस समय आपका ध्यान कहीं और होता है, तो आप ढंग से डिटेक्शन नहीं लिख पाते, इस कारण फिर ट्रांसलेशन भी ढंग से नहीं कर पाते। तो दोस्तों जब आपका माइंड बिल्कुल शांत हो, डिटेक्शन लिखे और ट्रांसलेट करें। आगे चलते हैं, अधिक से अधिक आउटलाइन का ज्ञान हो। दोस्तों बहुत सारे बच्चों में मैंने देखा है कि उनके पास में 100-150 आउटलाइन होती है और वो डिटेक्शन लिखते रहते हैं, फिर भी उनकी स्पीड नहीं बढ़ती। दोस्तों जब आपके पास में शॉर्ट रूट बनाने के लिए आउटलाइन है ही नहीं, तो फिर आपकी स्पीड कहां से बढ़ेगी भाई? शॉर्ट एंड मतलब बहुत ही बड़े का शॉर्ट करना, तो जब उसका शॉर्ट ही नहीं कर पा रहे आप, तो कहां से स्पीड बढ़ेगी? फिर तो हिंदी लिख लो आप। तो आपके पास में मैक्सिमम वर्ड की आउटलाइन होनी चाहिए, जिससे आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट जरूर होगा। आगे चलते हैं, 3-4 शब्दों की आउटलाइन को जोड़कर लिखना चाहिए। दोस्तों 3-4 शब्दों की आउटलाइन को जोड़कर लिखने का मतलब है कि कभी कभी 4-4, 3-3 आउटलाइन एक साथ हो जाती है, तो पेंसिल नहीं उठा के आप लोग उसको कंटिन्यू एक साथ जोड़ दो, जिससे अपना टाइम बचेगा, तो स्पीड जरूर बढ़ेगी। आगे चलते हैं, सेंटेंस की आउटलाइन बनाना। दोस्तों सेंटेंस की आउटलाइन बनाने का मतलब है कि जैसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि, अब इतने बड़े की एक ही आउटलाइन हो जाती है। जैसे मैं यहाँ लिख के बता रहा हूं आपको, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि, तो दोस्तों मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये इतना बड़ा, इतनी सी आउटलाइन बन गई। तो सेंटेंस की आउटलाइन बनाना सीखिए। दोस्तों इसी टाइप से लोकोक्ति मुहावरा आते हैं, तो लोकोक्ति मुहावरे में आप लोकोक्ति या मुहावरे का फर्स्ट अक्षर लिखकर सर्कल मार दें, जिससे आपको बाद में समझ में आ सके। आगे चलते हैं, रोज कंप्यूटर पर एक डिक्टेशन का ट्रांसलेशन करना जरूरी है। दोस्तों आपको पर डे कम से कम एक डिक्टेशन का ट्रांसलेशन कंप्यूटर बैठकर करना चाहिए, जिससे आपको यह पता रहेगा कि मैं कितनी देर में कितने वर्ड्स की ट्रांसलेशन कर पा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों के साथ में क्या होता है दोस्तों कि वो स्टेनो लिखते रहते हैं, स्टेनो लिखते हैं, उनकी स्पीड आती है 110, 120, 130, 150। एग्जाम में स्पीड आई आपकी 100 की स्पीड आ गई आपकी, और आपने लिख भी लिया, लेकिन आपने ट्रांसलेशन की आदत नहीं डाली, तो वहां पे आप ऐसा बोल जाओगे और आपसे ढंग से ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं करें, और रणथंभौर क्लासेस में आपको फर्स्ट डे से ही ट्रांसलेशन करने की हैबिट डाली जाती है। आगे चलते हैं, अपने मन से आउटलाइन बनाना आना चाहिए। दोस्तों आपको अपने मन से आउटलाइन बनाना आना चाहिए। अपने मन से बनाई गई आउटलाइन परफेक्ट होती है और दोस्तों अच्छी तरह से याद भी होती है। तो अपने मन से आपको आउटलाइन बनाना भी आना चाहिए। आगे बात करते हैं अपन ट्रिक से एक आउटलाइन से अनेक आउटलाइन। दोस्तों इसका मतलब है कि आपको एक आउटलाइन याद हो, उसके माध्यम से आप आने वाली करीब 4-5 आउटलाइनें आराम से बना सकते हो। जैसे आपने लिखा मामला, मामला शब्द है, इस पे आ की मात्रा लगा रखी है और ऊ की मात्रा लगा दूंगा इस पे, तो ये हो जाता अपना मालूम, और मामूली की मात्रा लगा दी, था कुछ नहीं। तो ऐसे आपको एक आउटलाइन से अनेक आउटलाइन बनाने का तरीका याद होना चाहिए, और रणथंभौर क्लासेस में आपको आउटलाइन याद करने की ट्रिक भी बताई जाएगी। आगे चलते हैं, कठिन शब्दों को कम से कम 10 बार लिखें। दोस्तों जो भी कठिन शब्द आए डिक्टेशन में, उनको कम से कम आप लोग 10 से 20 बार लिखें, जिससे वो दोबारा आए तो आपको दिक्कत नहीं हो। आगे बात करते हैं अपन, एक डिक्टेशन को 3 से 4 बार लिखें और पढ़े जरूर। दोस्तों एक डिक्टेशन को आप डेली
कम से कम 3 से 4 बार लिखे और 1 टाइम पढ़े भी जरूर दोस्तों, जिससे आपके सामने उस डिक्टेशन में आए हुए शब्द दोबारा आए तो गलती नहीं हो। आगे चलते हैं। डिक्टेशन लिखने से पहले कठिन शब्द लिखे। दोस्तों, जब भी आप लोग डिक्टेशन लिखते हो उससे पहले आप कठिन शब्दों की प्रैक्टिस करें, हिंदी में भी और स्टेनो में भी। एक शब्द को कम से कम आप 10 से 15 बार लिखे, जिससे डिक्टेशन लिखते समय आपको आसानी हो जाए, तो आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट होगा। मैं ऐसा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अपना एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन, तो उसका टाइम रहेगा दोस्तों 9 बजे से 10 बजे के बीच में आपको पर डे क्लास का वीडियो मिल जाएगा। 9 बजे से 10 बजे के बीच में आपको क्लास का वीडियो मिल जाएगा और उसके बाद में आपको दोस्तों पर डे जिसका वीडियो आज मिलेगा, आज का होमवर्क मिलेगा, इसका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में 8:30 से 9 बजे के बीच अपन करेंगे, जो कि आपको एप्लीकेशन के माध्यम से या फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से। वो चर्चा अपन कल सुबह क्लास स्टार्ट होगी तब करेंगे। धन्यवाद।